रुकिए 2 मिनट। यस मैम। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट को पढ़ना है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको यही डिस्कस करना है। यस मैम। हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो आप जानेंगे कि हमारी बॉडी पे नॉर्मली डेली की अगर बात की जाए तो 1.5 लीटर जो यूरिन है हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रेट होता है। डेली की अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 लीटर का जो यूरिन है, 1.5 लीटर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन डेली हमारी बॉडी से। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हॉट सीजन या फिर जो ड्राई सीजन आता है उस टाइम पर यूरिन का ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। कौन से सीजन की बात की जा रही है, हॉट या फिर ड्राई सीजन की बात की जा रही है। नॉर्मली देखा जाए तो 1.5 लीटर ब्लड यूरिन डेली क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है या एक्सक्रेट होता है हम ये बोले। और हॉट और समर सीजन पे इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ यूरिन व्हेन वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जब हम काफी ज्यादा पानी पीते हैं तो उस टाइम पर यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हम सभी जानते हैं, डज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज इफ वी स्वेट अ लॉट। ठीक है, और जब हमारा जो शरीर से या बॉडी से जो स्वेट मींस पसीना निकलता है काफी ज्यादा, तो उस टाइम पर भी जो यूरिन का अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, जब हम काफी ज्यादा पानी पीते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूरिन का जो एक्सक्रेशन है वो इंक्रीज होता जाता है। यूरिन में हम ये देखते हैं कि वाटर के अलावा कुछ अदर टाइप ऑफ केमिकल्स या अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। वो अदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं आपका, एक होता है यूरिया और एक होता है आपका क्या, यूरिक एसिड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रेट होता है थ्रू अ एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो उस यूरिया में वाटर के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें 2 अदर टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। एक यूरिया होता है और नेक्स्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। ये अदर सब्सटेंसेस हमारे यूरिन पे प्रेजेंट होते हैं। जनरली जब आपने अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर किनके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, या तो ब्लड टेस्ट कराने बोलता है या तो यूरिन टेस्ट कराने बोलता है। मतलब या फिर ब्लड और यूरिन दोनों का टेस्ट कराने बोल सकता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारा ब्लड होता है और जो यूरिन होता है उसमें सेवरल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक सर्टेन वैल्यू ब्लड और यूरिन पे रहना कंपलसरी रहता है। ठीक है, अगर उसका सर्टेन वैल्यू हमारे ब्लड और यूरिन पे होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा जो हेल्थ है वो नॉर्मल कंडीशन पर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉडी में इन सारे सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है वो क्या होता जाता है,
चेंज होता जाता है। तो उसका अमाउंट चेंज होने पर जो अदर सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है वो चेंज होने पर हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराने बोला जाता है, क्योंकि उन कंपोनेंट्स को हम कहाँ से समझ सकते हैं, ब्लड और यूरिन के थ्रू ही समझ सकते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पर ब्लड और यूरिन टेस्ट से रिलेटेड एक पर्सन का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे शो किया गया है। इसमें यूरिन और ब्लड में प्रेजेंट सेवरल सब्सटेंसेस का लेवल बताया गया है कि उन सब्सटेंसेस का नॉर्मल रेंज कितना होता है हमारी बॉडी पे और कब वो खराब हो सकता है, तो हमको कोई हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट होता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक जगह लिखा है आपका नॉर्मल रेंज। ये जो रिपोर्ट है किसी पर्सन की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर ब्लड में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो बताया गया है और यहाँ पर यूरिन पे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो बताया गया है। सब्सटेंसेस कौन कौन से प्रेजेंट है तो देखेंगे आप, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और टोटल जो हमारे प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में भी होंगी और किसमें होंगी, यूरिन में भी होंगी। तो जब हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराते हैं तो इन सारी चीजों को वहां पर टेस्ट किया जाता है और जब इसका रेंज इस नॉर्मल रेंज से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो उस टाइम पर हमको हेल्थ इश्यूज होती हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज का इन अ ब्लड कितना होता है, 82 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए यहाँ पर शो किया गया है और इस पर्सन के रिजल्ट में कितना आया है, 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका जो रेंज है हमको मिला है। ठीक है, यूरिन पे इसका रेंज उस टाइम पर कितना है, देखिए नॉर्मल रेंज यूरिन पर ग्लूकोज का होता है 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन पर्सन का कितना आया हुआ है, 50 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में प्रेजेंट है उसका जो ग्लूकोज लेवल है इन अ यूरिन। ठीक, इसके बाद यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया का अमाउंट ब्लड पे कितना होता है, 29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन टेस्ट पे कितना मिला है, 15 टू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है ये। ठीक है, इसके अलावा यूरिन पर यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 35 मिलीग्राम पर, यहाँ पे डी शो किया गया है, आई थिंक डेसीलीटर होगा। ठीक है, और इसके बाद इसका रेंज कितना आया है, 20 टू 30 मिलीग्राम आया हुआ है। फिर आप देखेंगे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड पे कितना होता है, नॉर्मल रेंज पे 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसका रिजल्ट पे ये कितना आया हुआ है, 3 टू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया हुआ है। यूरिन पे यूरिक एसिड का जो वैल्यू है वो 800 मिलीग्राम होता है, जो कि टेस्ट करने पर कितना आया हुआ है, 600 मिलीग्राम आया हुआ है। प्रोटीन की वैल्यू ब्लड पे नॉर्मल रेंज है 7.2 ग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन रिजल्ट पे वैल्यू आई हुई है 6 टू 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर आई हुई है। और यूरिन पे प्रोटीन की वैल्यू होती है 0.9 ग्राम। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, लेस देन 0.1 ग्राम आई हुई है। तो देखो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज पर डे, जैसे कि 800 मिलीग्राम पर डे ऐसा करके लिखा है ना, मिस्टेक हो सकता है, इसमें डेसीलीटर ही आप यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस बताए गए हैं। इस रेंजेस में हमको इस रिजल्ट को देख के ये पता करना है कि इस रिजल्ट के बेसिस पे वो जो पर्सन है वो नॉर्मल कंडीशन पे है या उसको किसी टाइप का हेल्थ इश्यूज हो रहा है। तो इसको देख के यही पता चल रहा है कि जो नॉर्मल रेंज है उसमें कहीं पर उसका ज्यादा रेंज है तो कहीं पर उसका कम रेंज हमको देखने को मिल रहा है, यूरिन और ब्लड दोनों में। तो हम बोल सकते हैं कि ये किसी नॉर्मल पर्सन की जो रिपोर्ट है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वैसा होता तो ये सारा जो रेट है बिल्कुल जैसे ये 7.5 मिलीग्राम जो यूरिक एसिड है ब्लड पे 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो कितना हो गया है, 3 टू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया है। मतलब अगर ये लगभग 6.5 के आसपास होता तो हम बोल सकते थे कि थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन पे जो पर्सन है वो है।
ठीक है। लेकिन काफी ज्यादा चेंजेस आ जाने की वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस भी पर्सन की ये रिपोर्ट होगी उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से पता किया जाता है कि जो पर्सन है उसको किस टाइप का हेल्थ इशू है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड और यूरिन पे जो सेवरल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ ग्लूकोज या फिर प्रोटीन, यूरिक एसिड और यूरिया जो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, फैट्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, उन सारी का भी वैल्यूज रिप्रेजेंट किया जाता होगा। तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो पर्सन है उसको हेल्थ इश्यूज है या नहीं। मतलब इन सारे कंपोनेंट्स की जो रेंज है वो ब्लड या यूरिन पे कम ज्यादा हो जाने पर नॉर्मल पर्सन्स को क्या आ जाता है, हेल्थ इश्यूज जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑब्जर्व द टेबल एंड फाइंड आउट द सब्सटेंस दैट आर हैव वैल्यू above the normal range in urine। ठीक है, इस टेबल को ऑब्जर्व करके ये बताइए कि यूरिन में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि जो कि नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट है, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड या प्रोटीन। इस टेबल को देख के बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बुक पे ये क्वेश्चन है। मैम यूरिया। यूरिया, ओके। Next, what are the substance in blood that have values above normal range? That means यहाँ पे जो भी सब्सटेंस ब्लड में आपको शो किए गए हैं उसमें से कौन सा सब्सटेंस जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। मैम ये भी यूरिया ही है। यूरिया मैम। वेरी गुड। Do same substance have high value in both blood and urine? ऐसा कोई सेम सब्सटेंस जो कि काफी हाई वैल्यूज को शो कर रहा है ब्लड और यूरिन दोनों में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यूरिन। मैम यूरिया। यूरिया होगा, कंफर्म है? नो मैम, नॉर्म हाँ, इन ब्लड होगा, ब्लड में होगा। याद रखिए ग्लूकोज का लेवल 70 से 100 बताया गया है और यहाँ पर जो ग्लूकोज का लेवल है 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यस मैम। इसको ध्यान से देखिए। तो अगर इसका फाइनल रेंज देखें, जैसे यहाँ पर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और जो हमारा यूरिन है उस पे कितना है, 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। फाइनल रेंज की मैं बात कर रही हूँ। तो उस बेस पे अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल रेंज से दोनों में वो जो वैल्यूज है वो क्या हो रही है, ज्यादा शो हो रही है। और यूरिया की अगर आप बात करोगे तो वो ब्लड पे क्या है, हाई लेवल पे है नॉर्मल लेवल से। लेकिन अगर यूरिन पे बात करोगे तो यहाँ पर कितना है, 35 मिलीग्राम है, जबकि यहाँ पर कितना मिलीग्राम दिया हुआ है, 30 मिलीग्राम दिया हुआ है फाइनल रेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज। हाँ, नेक्स्ट है आपका हमारी बॉडी में सेवरल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने डाइजेशन का प्रोसेस देखा, डाइजेशन के बाद हमने ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस देखा, ब्लड सर्कुलेशन के बाद हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा, और रेस्पिरेशन के बाद हम अभी जो देख रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि यूरिन जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रेट होती है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जब बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, तो इस टाइम पर उस कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं या वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किस में डिसोसिएट होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होता है। ठीक है,
इसके बारे में हमने देखा था कि कैसी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बनता है जब हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से डिसोसिएट होती है तो वो क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को फॉर्म करती है, जिसमें से एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पे यूज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, बॉडी से एक्सेल हो जाती है थ्रू अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। हमने ये देखा था। तो सेम एज जब भी कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है तो जिस भी कंपाउंड में वो रिएक्शन हो रहा है वो सिंथेसाइज होता है या फिर वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और उसके ब्रेक डाउन के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उससे सिंपल सेवरल टाइप ऑफ सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ब्लड पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो ग्लूकोज है वो तो कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन से आया, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो कहाँ से आता है, तो जितने भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब प्रोटीन जो आप ईट करते हो, जो सब्सटेंस से आपको प्रोटीन मिलता है, वो जो प्रोटीन होता है एक तरीके का नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है। ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी में एज अ प्रोटीन फॉर्म जाते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करते हैं तो इस प्रोटीन का सिंथेसाइज या फिर ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है और उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। और ये यूरिया और यूरिक एसिड कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे ब्लड और यूरिन पे चले जाते हैं और थ्रू अ एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि जनरली किससे कनेक्टेड होता है, टू पेयर ऑफ किडनी से, सॉरी अ पेयर ऑफ किडनीज से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जो किडनीज है बैक पोर्शन ऑफ अ बॉडी प्रेजेंट होती है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम से ये किडनीज क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जहां पर इन किडनीज में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट जो यूरिया होता है या यूरिन होता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है। तो यूरिया और यूरिक एसिड कैसे यूरिन और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी हम प्रोटीन ईट करते हैं वो प्रोटीन एक तरीके का नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है और उस नाइट्रोजनस कंपाउंड के डीकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू ब्लड और यूरिया में क्या यूरिन में क्या पहुंचता है, यूरिया और यूरिक एसिड पहुंचता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो किडनीज की हम बात कर रहे हैं कि अ पेयर ऑफ किडनीज जो हमारी बॉडी में बैक पोर्शन पे प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर लोकेटेड है और किस टाइप से कनेक्टेड है वो ब्लड के थ्रू, वो देखते हैं। तो किडनीज हमारी बॉडी के बैक पोर्शन पे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड दो साइड होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड पे दो किडनीज हमारी प्रेजेंट है या एक पेयर हम बोले तो ये कौन से शेप्ड की होती है, जो किडनी है वो हमारी बीन शेप्ड की होती है और इसकी साइज लगभग हमारी फीस्ट के बराबर होती है, जैसे हमारे हार्ट की साइज है सेम एज वैसा ही है। अगर हम किडनी को देखें तो ये हमारी डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसमें ब्लड पास होता है कहाँ से, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी जो ब्लड पास होता है हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इस डिफरेंट पार्ट्स में हमारा मैम, आप एक पार्ट, दूसरे पेज स्क्रीन में शेयर नहीं किए हो। रुकिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें जनरली ये बीन शेप्ड की किडनीज है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के, ये जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से आता है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, इसके लेफ्ट और राइट साइड दो साइड पे प्रेजेंट होती है अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। और ये आपको दिख रही होगी कौन से शेप्ड की है, ये बीन शेप्ड की है, ठीक है। और कौन से कलर की होती है पूछा जाएगा तो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। और साथ में
हम सभी जानते हैं कि ब्लड कहाँ से पास होता है हमारी बॉडी पे, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू आर्टरीज से जो ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पे बात की जा रही है, वो पास होता है। और इसमें देखिए जो ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी है, इसमें से एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। तो हार्ट से जो ब्लड है वो किडनी में भी क्या हो रही है, ट्रांसफर होते हुए आ रही है। ठीक है, तो किडनीज में जो ब्लड आ रही है वो कहाँ से होते हुए आ रही है, आर्टरीज के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, और किडनी से जो आउट होगी ब्लड, मतलब वहां से ट्रांसफर होके जाती कहाँ से है, वीन्स के थ्रू। वो कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट में जाएगी, जिसको ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से वो कहाँ पहुंच जाती है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाएगी, हार्ट में, और हार्ट से फिर आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी के सेवरल पार्ट्स में चली जाती है। ठीक, अगर हम कंपेयर करें कि जो आर्टरीज है और वीन्स है, मतलब एक बात तो समझ लीजिए कि जो हमारा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इधर आर्टरी है और ये आपका वीन्स है, और ये दोनों ही किससे कनेक्टेड हैं, किडनीज से क्या है, कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, तो एक जगह से आर्टरीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और दूसरी जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब एक जगह प्योर ब्लड कैरी हो रहा है और दूसरी जगह पे इम्प्योर ब्लड कैरी हो रहा है। तो इम्प्योर ब्लड, किडनीज में प्योर ब्लड आता है और फिर उसी से क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड जिस तरीके से वो सब्सटेंस को फिल्टर करने का प्रोसेस करेगा, आप देखोगे उससे इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वीन्स के थ्रू क्या होता जाता है, कैरी होता जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो मार्क्ड एरिया है ये डिफरेंट लेवल्स को शो करता है। यहाँ पर ये जो मार्क्ड एरिया आपको दिख रहा होगा, ये ब्लड के डिफरेंट लेवल्स को इन आर्टरीज और वीन्स पे क्या करता है, शो करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका यूरिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लड, जो कि इन दोनों किससे कनेक्टेड है, हमारी किडनी से कनेक्टेड है। ये जो आपको येलो कलर की पाइप यहाँ से आती हुई दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, यूरेटर बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्यूब बोलते हैं। और इसी यूरिनरी ट्यूब के थ्रू जितना भी वेस्टेज ऑफ वाटर होगा या वेस्टेज ऑफ केमिकल्स जैसे यूरिया है या यूरिक एसिड है, वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, इस यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाएंगे। कहाँ से, किडनी से। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ये कहाँ से आता है, यूरेथ्रा में आता है, और यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से। तो यहाँ पर देखो, ये जो किडनी है जिसमें हमारा ब्लड आ रहा है, इसी ब्लड से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे जो हमारा वाटर है और अदर टाइप के सब्सटेंसेस है, लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, ग्लूकोज। ये सारी चीजें यही पर क्या होती है, फिल्टर होती है, जिसको आप कहाँ पे पढ़ोगे, फंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का, ठीक है, इसी नेफ्रॉन पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आपका जो पूरा ब्लड है वो किडनी पे आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इस किडनीज के थ्रू, और इसके बाद जितना भी वेस्टेज वाटर होता है वो यूरिनरी ट्यूब से होता हुआ कहाँ कलेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर से वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी वेस्ट होते हैं या वेस्ट वाटर होते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड, हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे वो ब्लड से वेस्ट वाटर, वेस्ट केमिकल्स को सेपरेट करता है, और उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें आप वीन्स का रोल देखेंगे, आर्टरीज का रोल देखेंगे, और साथ में ग्लोमेरुलस एक तरीके का फिल्टर करने वाला
एक पार्ट होता है, आप देखोगे, और बोमेन कैप्सूल होता है। ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसी प्रोसेस के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके अलावा ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उसमें 170 लीटर जो ब्लड फ्लो होता है वो किडनीज में डेली होता रहता है, और इसमें से ओनली 1.5 लीटर जो यूरिन है वो क्या होती है, एक्सक्रेट होती है। मतलब फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट हमारी बॉडी में वाटर आता है वो कितना आता है, 1.5 लीटर का, जो कि यूरिन के फॉर्म पे एक्सक्रेट कर दिया जाता है, और यही सर्कुलेशन बॉडी पे चलता रहता है। और इतने लीटर ब्लड बनने जो वाटर है या यूरिन है बनने के बाद हमारी बॉडी से वो क्या हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि इतने यूरिन आते रहते हैं जिसको बॉडी से एक्सक्रेट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं, हमारी बॉडी के क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। तो कल हम देखेंगे कि कैसे ब्लड से इन वेस्टेज को सेपरेट करने का वर्क किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।